आसमा और उसका आशिक आखिरकार पकड़े गए। वफा और मिन्हा को भी घर से निकाल बाहर कर दिया गया। मन मस्त मलंग की एंडिंग को बहुत ही शानदार और मुकम्मल अंदाज में पेश किया गया। ऐसा लगा जैसे हर किरदार को उसका हक मिला और कोई भी पहलू अधूरा नहीं छोड़ा गया। सबसे ज्यादा सुकून देने वाली बात यह रही कि रिया, जिसने पूरे ड्रामे के दौरान न जाने कितनी बार आसमा के थप्पड़ झेले थे, आखिरकार उसे उसका करारा जवाब दे ही दिया। आखिरी एपिसोड में रिया ने एक जोरदार तमाचा आसमा के मुंह पर मारा और सच पूछो तो ये तो बनता ही था, जैसा कि हमने आपको काफी पहले ही इशारा दे दिया था कि इस कहानी का अंजाम कुछ इसी तरह होगा, और वैसा ही हुआ। सेकंड लास्ट एपिसोड में मुबीन की एक छोटी सी बात से कहानी में बड़ा मोड़ आया। उसने कबीर से कहा कि वाजिद उस वक्त उस जगह पर क्या कर रहा था जहां सिर्फ मैं और सिकंदर मौजूद थे। मुझे तो याद नहीं कि कोई तीसरा शख्स भी वहां था। कबीर इस बात को सुनते ही चौंक जाता है, क्योंकि उसके दिल में पहले से शक था कि कोई तीसरा आदमी जरूर है जो इन दोनों खानदानों के बीच नफरत की दीवार खड़ी करने की साजिश कर रहा है। कबीर सीधा वाजिद के पास पहुंचता है और सवाल करता है कि आखिर तुम वहां क्या कर रहे थे। वाजिद बहाने बनाते हुए कहता है कि वो बस छुप कर सब कुछ देख रहा था। कबीर उसे सीधा सवाल करता है, जब सिकंदर जख्मी हो रहा था तब तुमने उसे बचाया क्यों नहीं? इसके बाद कबीर भोले से मिलने जाता है। भोला, जो देखने में भोला लगता है लेकिन दिल ही दिल में सब कुछ जानता है, उसके पास वाजिद के खिलाफ पक्के सबूत होते हैं। कबीर जब भोले से मिलता है तो सारा माजरा उसके सामने खुल जाता है। भोला पूरे मामले की जड़ से लेकर आखिर तक की कहानी कबीर को बता देता है कि किस तरह वाजिद और आसमा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और कैसे वाजिद के वालिद के साथ जिल्लत का सुलूक हुआ था। उसी का बदला लेने के लिए वाजिद के दिल में सिकंदर के खिलाफ जहर भर गया था और उसने इन दोनों खानदानों की दुश्मनी को हवा दी। भोला वो वीडियो भी कबीर को दिखाता है जिसमें साफ साफ नजर आता है कि वाजिद छुपकर गोली चला रहा है और उसके निशाने पर सिकंदर और मुबीन होते हैं। वाजिद एक कोने में छुपा खड़ा था, हाथ में पिस्तौल लिए हुए, जबकि बाकी सब आमने सामने थे। कबीर को जब ये सबूत हाथ लगता है तो वो एक पल भी बर्बाद किए बगैर अपने भाई के पास पहुंचता है। कबीर अपने भाई मुबीन को दिलासा देता है, भाई, अब तुम्हें मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। मैं हर हाल में तुम्हें बेगुनाह साबित करके रहूंगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। जब तक तुम्हें इस हालत से बाहर नहीं निकाल लेता, चैन की नींद नहीं लूंगा। मुबीन को कबीर के लफ्जों से थोड़ी तसल्ली मिलती है, क्योंकि वो जानता है कि कबीर जो कहता है वो करके दिखाता है। इसके बाद कबीर सीधा रिया के घर की तरफ जाता है। दरवाजा जैसे ही खुलता है, रिया उसे रोकने की कोशिश करती है और ताना मारते हुए कहती है, अब यहां आने की क्या जरूरत थी? मगर कबीर उसकी बात को नजरअंदाज करता हुआ अंदर दाखिल हो जाता है। कबीर सीधा आसमा के सामने जा खड़ा होता है। आसमा उसे देखकर तंज कसते हुए कहती है, शर्म और गैरत होती तो यहां कदम भी ना रखते। लेकिन कबीर इन बातों में पड़ने के मूड में नहीं होता। वो सीधे सवाल करता है, एक ऐसा सवाल जिसे सुनकर आसमा सन्न रह जाती है। कबीर कहता है, वाजिद से तुम्हारा क्या रिश्ता था आसमा? कौन था वो तुम्हारे लिए? आसमा की जुबान पर जैसे ताला लग जाता है। वो जवाब नहीं देती, सिर झुका लेती है। रिया गुस्से में आकर बोलती है, कबीर, ये क्या बेहुदा बातें कर रहे हो तुम? मगर कबीर रुके बिना अपनी बात जारी रखता है, उसी से तो तुम मोहब्बत करती थीं, उसी के लिए तुमने मुबीन भाई को धोखा दिया, उसी इंसान की वजह से तुमने उनके बच्चे को भी खो दिया। यही था ना वो? रिया फिर से चीखते हुए कहती है, बस करो कबीर, ये सब बकवास है। लेकिन इस बार कबीर का सब्र जवाब दे जाता है। वो भी ऊंची आवाज में कहता है, रिया, बीच में मत बोलो। फिर वो एक बार फिर आसमा की तरफ रुख करता है, बोलो आसमा, वाजिद ही था ना वो शख्स जिससे तुम आज तक मोहब्बत करती हो? और तुम्हें यह भी पता है कि उसी ने तुम्हारे भाई और बाप को मौत के घाट उतारा है। कबीर अपनी बात खत्म करते हुए कहता है, तुम्हें सच्चाई पता होनी चाहिए। मैंने नहीं मारा, ना ही मुबीन भाई ने कोई कत्ल किया। वो सब वाजिद की करतूतें हैं। आसमा गुस्से से कांपते हुए कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो कबीर, वाजिद ऐसा कर ही नहीं सकता। रिया इस सब कुछ को हैरानी और सदमे में सुन रही होती है। वो आगे बढ़ती है और आसमा को दोनों कंधों से पकड़कर झंझोड़ती है, आपा, ये सब क्या है? क्या कबीर जो कह रहा है वो सच है? तुम्हारा रिश्ता था वाजिद से? आसमा कुछ पल खामोश रहती है, फिर बहुत धीमी आवाज में कबूल करती है, हां, मैं और वाजिद एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। रिया का गुस्सा फूट पड़ता है। वो झटके से एक जोरदार थप्पड़ आसमा को जड़ देती है,
लेकिन आसमा फिर भी कहती है, वाजिद ऐसा नहीं कर सकता। कबीर झूठ बोल रहा है। वो अपने भाई को बचाने के लिए वाजिद पर इल्जाम डाल रहा है। कबीर आगे आता है और कहता है, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं जानता था तुम ऐसे नहीं मानोगी, इसलिए देखो, ये वीडियो है। कबीर वो वीडियो दिखाता है जो उसने भोले से हासिल किया था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वाजिद छुपकर सिकंदर खान पर गोली चला रहा है। ये सब देखकर आसमा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो जैसे पथरा सी जाती है। जैसे ही आसमा को यह सच्चाई मालूम चलती है कि जिसे वो अपना सब कुछ मानती थी, उसी ने उसके भाई की जान ले ली, उसके पांवों तले से जमीन खिसक जाती है। वह सदमे में डूब जाती है। खुद से सवाल करने लगती है कि क्या वाकई वो इतने लंबे वक्त तक एक धोखेबाज इंसान को पहचान न सकी। उसके अंदर एक आग सी भड़क उठती है। अब वो तय कर लेती है कि वाजिद को किसी हाल में नहीं छोड़ेगी। इधर दूसरी तरफ कबीर और वाजिद का आमना सामना होता है। माहौल गर्म है और आंखों में नफरत साफ नजर आती है। कबीर ठंडे लहजे में कहता है, वाजिद, मेरे रास्ते से हट जाओ। वाजिद भी पीछे नहीं हटता। वो कहता है, मैं अपने दोस्त के कातिल को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। कबीर दो टूक जवाब देता है, मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन पहले हकीकत सामने आनी चाहिए, फैसला उसके बाद होगा। उधर अदालत में केस की सुनवाई होती है। कबीर तमाम सबूत पेश करता है और सबसे अहम गवाह के तौर पर भोला को बुलाया जाता है। भोला सारी हकीकत अदालत के सामने रखता है और बताता है कि उसने खुद अपनी आंखों से वाजिद को सिकंदर पर फायर करते देखा था। इन सबूतों और गवाही की बुनियाद पर आखिरकार कबीर केस जीत जाता है और मुबीन को अदालत से बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। जब मुबीन घर लौटता है तो घर वाले उसे खुशी से बाहें फैलाकर वेलकम करते हैं। लेकिन घर का माहौल तब और भी बदला होता है जब माबीना पहले ही वफा और उसकी बहन को साफ साफ कह चुकी होती है, अपना सामान समेट लो, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। वो क्यों रखती किसी ऐसी औरत को जो धोखे और मक्कारी में माहिर हो। मुबीन जब अपनी मां से लिपटता है तो माबीना का दर्द छलक पड़ता है। वो वफा को देखती है और कहती है, तुमने मेरी बेटे की खुशियों को निगल लिया। तुम्हारी साजिशें, तुम्हारी चालें, सब कुछ मुबीन को तोड़ चुकी हैं। फिर वो ठंडी आवाज में कहती है, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, ना ही मुबीन की जिंदगी में। तुम जा सकती हो और अपनी बहन को भी साथ ले जाओ। वफा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपने सामान के साथ घर से बाहर जाने लगती है। उस वक्त ऐसा महसूस होता है कि शायद मुबीन उसे रोक ले। शायद उसके दिल में कहीं ना कहीं अब भी वफा के लिए कोई कोना बाकी हो, क्योंकि वफा इस बार सच में शर्मिंदा नजर आती है। दूसरी तरफ आसमा की दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी होती है। भाई तो उससे छिन ही चुका था, अब बहन की नजरों से भी गिर चुकी थी। जब उसे यह मालूम हुआ कि उसके वालिद की मौत के पीछे भी वाजिद का ही हाथ था, तो उसका दिल अंदर से फटने लगा। वो कबीर को कहती है, वाजिद का हिसाब मैं खुद करूंगी, मुझे एक बार उससे मिलने दो। कबीर पहले तो मना करता है और कहता है कि वाजिद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन आसमा के कहने पर वो आखिरकार उसे एक मुलाकात का वक्त दे देता है। उधर रिया भी सब कुछ जानने के बाद बेहद शर्मिंदा महसूस करती है। वो चुपचाप कबीर के पास आती है और टूटे हुए लहजे में कहती है, कबीर, मुझे माफ कर दो, मैंने पूरी जिंदगी कभी तुम पर यकीन ही नहीं किया। रिया की आंखों से पशेमानी साफ झलक रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कबीर से कहा, मैंने कभी तुम पर यकीन नहीं किया, हमेशा तुम्हें गलत समझा, दुश्मन तक मान लिया। लेकिन असल में अगर कोई सच्चा निकला तो वो सिर्फ तुम थे। तुमने तो कभी मुझे धोखा तक नहीं दिया, बस मैं ही थी जो अंधी बनी रही, अपने घर वालों पर आंख मूंद कर भरोसा करती रही। वो गहरी सांस लेती है और कहती है, सच बताऊं तो मोहब्बत मुझे भी तुमसे ही थी, और तुम्हारे बगैर तो मेरी भी जिंदगी अधूरी ही रही। कबीर उसकी आंखों में देखकर कहता है, रिया, मोहब्बत में माफी नहीं मांगी जाती, और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। फिर वो हौले से मुस्कुराते हुए अपनी आंटी का जिक्र करता है, याद है मेरी आंटी, वो सिर्फ एक बार तुमसे मिली थीं, लेकिन जाते जाते मुझे एक बात कह गई थी, रिया तुम्हें बहुत चाहती है और चाहे कुछ भी हो जाए तुम इसका साथ मत छोड़ना। और देखो, मैंने वही किया, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। इसके बाद कबीर हल्के अंदाज में पूछता है, तो फिर अब घर चलें या अभी कुछ बाकी है? रिया मुस्कुराते हुए कहती है, चलें, तुम्हारे साथ। और वह बिना पलटे आसमा की तरफ एक बार भी देखे बगैर कबीर के साथ चल देती है। अब सीन कट होता है और फोकस आसमा पर आता है। आसमा अब अकेली रह गई थी, घर में, दिल में और जिंदगी में। वो वाजिद से मिलने जाती है,
वाजिद जैसे ही उसे देखता है एक जलील सा मुस्कान लिए कहता है, बीवी आसमा, इस कैदाखाने में तुम्हारा क्या काम? आसमा ने अपने हाथ चादर के नीचे छुपा रखे होते हैं जिनमें वो एक पिस्तौल थामे होती है। वो ठंडी आवाज में कहती है, सोचा शादी कर ही लेते हैं। वाजिद पास आता है, उसका हाथ थामने की कोशिश करता है और कहता है, मैं तो कब से कह रहा था कि चलो भाग चलते हैं, अब तो कोई नहीं बचा जो हमारे रास्ते में आए। लेकिन अगले ही पल आसमा की आंखों में नफरत की आग चमकती है। वो झटके से अपने हाथ छुड़ाती है और उसी पल पिस्तौल निकालकर वाजिद की तरफ तान देती है। उसकी आवाज तेज और कांपती हुई होती है, हरामी, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुझ पर भरोसा किया, तुझसे मोहब्बत की, अपने शौहर को धोखा दिया, यहां तक कि अपने बच्चे को खो दिया। और तूने मेरे भाई का खून किया, मेरे बाप की जान ली और मैं तुझे पहचान भी ना सकी। वाजिद कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है मगर तब तक देर हो चुकी होती है। आसमा बिना रुके ट्रिगर दबा देती है। एक नहीं, कई गोलियां। वाजिद का जिस्म लहूलुहान जमीन पर गिर पड़ता है। उसके चेहरे पर हैरानी जम जाती है, हाथ अधर में उठता है, लेकिन गिरने से पहले कोई शब्द जुमा तक नहीं आ पाता। इसके बाद पुलिस आती है और आसमा खुद को गिरफ्तार करवा देती है। दूसरी तरफ कबीर और रिया की जिंदगी में अब सुकून और खुशी लौट चुकी होती है। वो दोनों साथ होते हैं, पूरी सच्चाई, मोहब्बत और एतबार के साथ। जहां तक मुबीन की बात है, अगर उसने वफा को ना रोका तो फिर वफा की जिंदगी भी एक नया मोड़ लेगी। उसकी दूसरी शादी होगी और वो मां भी बनेगी। हर किरदार अपनी अपनी मंजिल को पाता है, लेकिन एक किरदार अधूरा रह जाता है, कशफ, जो सबसे प्यारी, मासूम और वफादार लड़की थी, जिसकी मोहब्बत दिल से थी, बेगुनाह थी, पाक थी, लेकिन उसकी कहानी अधूरी रह गई। शादी के दिन वो दुल्हन तो बनी, लेकिन निकाह से पहले ही उसका रिश्ता टूट गया और यहीं मनमस्त मलंग की कहानी भी खत्म होती है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।